Hello, good morning, dear all viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. I am so really sorry कि आपकी जो वीडियो है करंट अफेयर की वो लेट हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी चैनल पे, एक्चुअली उसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पता नहीं वॉइस क्यों नहीं आ रही थी उसमें, तो उसका पता नहीं चल पाया मुझे। लेकिन कोई नहीं, तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना के लेके आई हूँ फिर से, सो आप इसको बिना स्किप के देख लेना। सो हम लोग बात करेंगे टुडे करंट अफेयर्स के बारे में, और आज डेट के आज है 27/1/2022। डिटेल्स में बात करेंगे। नोटबुक और पेन लेके आप लोग बैठ जाना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। उसके लिए आपको रिवीजन की नीड होती है। चलिए जान लेते हम लोग फर्स्ट न्यूज़ के बारे में कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किया 13 नए जिलों का गठन और कुल जिलों की संख्या हुई 26। देखिए, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने क्या किया है, नए 13 जिलों का गठन किया है। और इस टाइम पे जो करंटली टोटल जो संख्या हो गई है वो हो गई है 26। ओके, अगर हम इसको डिटेल्स में जाने तो हमें पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करके बताया कि राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है और कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। इस संबंध में प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो सकती है और वाईएसआर कांग्रेस ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा क्षेत्रों से कुल 25 के आधार पर नए जिले बनाने का वादा किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने कितने नए जिलों का गठन किया है, तो इसका आंसर होगा 30 नए जिलों का गठन किया है। करेंटली जो संख्या हुई है जिलों की बढ़ के वो कितनी हुई है, 26 हो चुकी है। आपको इतने इसके बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। जिस रिपोर्ट में बताया गया है भ्रष्टाचार के आधार पर 180 देशों की दी गई रैंकिंग, कहा भारत का मामला है चिंताजनक। तो ये न्यूज़ हमें बताती है, देखिए हाल ही में क्या हुआ है, एक इंडेक्स जारी किया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ 100 से अधिक देशों के कार्यरत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑफ, इसमें इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें 180 देश, भारत का 85वां स्थान है। 85वां उसमें स्थान रहा है भारत का। पाकुल संस्था भारत का मामला विशेष तौर पे चिंताजनक है। भारत का स्कोर बीते दशक में स्थिर रहा है। कुछ तंत्र जो भ्रष्टाचार रोकने में मदद कर सकते हैं वो कमजोर है। बात करें हम यहाँ पे, देखिए टोटल जो इंडेक्स जारी किया गया है वो 180 का जारी हुआ है। 180 उसमें देश हैं, और जो देश हैं 180 देश हैं, तो उसमें जो भारत के स्थान है वो 85वां है, जो अभी भारत के लिए करेंटली चिंताजनक बात ये है। कुछ तंत्र हैं जो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, लेकिन वो थोड़े कमजोर हैं, उस पर काम करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि देखा जाए तो काफ़ी कुछ अभी है जिसको हम सब मिलके पूरा कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं भ्रष्टाचार को लेके रोकने के लिए। ये जल्द से जल्द इसको काम किया जाएगा इस पर, और इसको अगर नेक्स्ट इंडेक्स होगा तो उसमें जो हमारी रैंकिंग होगी भारत की वो अच्छी आएगी। हम लोग साथ मिलके इस पर काम करेंगे। चलिए, ये आपकी न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना कि क्या कितने देश हैं। जैसे कि 180 हैं तो कितनी रैंकिंग इंडिया की रही, क्यों रही, तो आप इस पर थोड़ा एनालिसिस करना, ठीक है। बाकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट ज़रूर कर लेना। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों को अब हफ्ते में 5 दिन करेंगे काम। तो छत्तीसगढ़ सरकार है जहाँ पे 13वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे ऐलान किया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारी अब सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के पेंशन अंशदान को 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है, मतलब निर्णय लिया गया है। औद्योगिक पार्कों में 10% भूखंड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने का ऐलान हुआ है। देखिए, इस न्यूज़ से आप समझ पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये इसका जो ऐलान किया गया वो गणतंत्र दिवस वाले दिन किया गया। कौन सी गणतंत्र दिवस पे किया गया, 73वें गणतंत्र दिवस पे इसका ऐलान किया गया। जो पेंशन अंशदान है उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10% बढ़ा के 14% करने का निर्णय लिया गया है। और जो औद्योगिक पार्क हैं उसमें 10% भूखंड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने का ऐलान हुआ है। ये न्यूज़ है जो आपको काफ़ी अच्छे से पता रहनी चाहिए, आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी ये भी न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है विद डिटेल्स।
चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी पहली बार हुई गणतंत्र दिवस में शामिल। गणतंत्र परेड में पहली बार शामिल हुई है ये झांकी। देखिए इसको हम डिटेल्स में जाने तो हमें यह पता चलेगा कि गणतंत्र दिवस पे बुधवार को पहली नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय की झांकी है वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई है। इस झांकी का विषय उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक था। इस झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को प्रदर्शित किया। वर्तमान में 403 उड़ान मार्ग और 65 अछूते अप्रयुक्त एयरपोर्ट जोड़ते हैं और इससे 80 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। सो देखिए ये न्यूज़ आपको बताती है कि ये जो झांकी है, एक तो ये पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। सेकंड थिंग कि इसका झांकी का विषय है उड़ान, उड़े देश की आम नागरिक था। ठीक है, इस झांकी ने क्या किया है कि जो संपर्क में है 403 उड़ान वर्ग हो गए, ठीक है, 65 ये हो गए एयरपोर्ट के जोड़ता है, साथ ही 80 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। इसको डिटेल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट करने से ही काम नहीं चलता है भाई। देखो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, डेली बिना स्किप के वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप इसका रिवीजन भी डे बाई डे करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ेगा जो आप पढ़ रहे हो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करिए, लेकिन कंटिन्यू रिवीजन भी करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लास्ट का पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, अगर भूल गए तो उसका कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं होगा। सो इसीलिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पूरी हॉनेस्टी के साथ कीजिए, क्लास डेली अटेंड कीजिए, नोट कीजिए और साथ के साथ उसका रिवीजन भी करते चलिए डे बाई डे। चलिए जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक का चार्जर घोड़ा विराट हुआ रिटायर। सो इसके बारे में आपको पता होगी, विराट के बारे में हम लोग इसको डिटेल्स में और जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो अंगरक्षक चार्जर घोड़ा है विराट, बुधवार को वो रिटायर हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस परेड में उसे दुलार करते दिखे। इसकी पिक्चर जो वायरल हुई थी वो आपने देखी होंगी तो देखिए अनुवरीयन जो नस्ल के इस घोड़े को कुछ दिन पहले आर्मी डे अनुकरणीय सेवा के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से पुरस्कृत किया गया था। सो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ इसके बारे में भी। आपको यहाँ पे अब पता चल गया होगा कि जो चार्जर घोड़ा है विराट वो रिटायर हो चुका है। कब रिटायर हुआ है? वो 2022 में वो रिटायर हुआ, मतलब आगे के लिए मैं आपको क्वेश्चन के टाइप से मैं इसको बता रही हूँ। और जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री रामनाथ कोविंद जी इसको जो दिवस परेड थी उसमें इसको दुलार करते दिखे। इसको आपको पुरस्कृत भी किया गया था आर्मी डे पे। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी बाबू राम उनको क्या किया गया है? अशोक चक्र दिया गया है। मरणोपरांत हैं ये और इनको अशोक चक्र दिया गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी, इनके लिए बहुत गर्व की बात है। सो इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गणतंत्र दिवस पे जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अगस्त 2020 को श्रीनगर के एक घर में छिपे आतंकियों के मुठभेड़ कि पुलिसकर्मी बाबू राम ने शहीद होने से पहले वहां मौजूद 3 आतंकियों को मार गिराया था। गौरव तलब है कि अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। सो देखिए आपको इतना पता चला कि उनको किसको सम्मानित किया गया? बाबू राम को सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से। क्यों किया गया? ये कौन थे? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे नॉलेज हो ही जाती है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो बाबू राम थे उन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए। अगस्त 2020 में श्रीनगर में एक घर में छिपे 3 आतंकी थे जिनको उन्होंने शहीद होने से पहले 3 आतंकियों को मार गिराया था और इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। काफ़ी गर्व की बात ये है। सो आपको पता रहना चाहिए इनके बारे में। होप आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता चल गया होगा। इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा।
तो देखिए, इस न्यूज़ में आपको बताया गया है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। गौरव तलब है कि ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट 24 वर्षीय नीरज सेना के रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ है। ये आपको बताती है कि जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। उनको पद्मश्री सेवा के मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया जाने का ऐलान किया गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छी है और होप आपने नोट भी कर ली होगी अभी तक। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि बिजनेस के क्षेत्र में 2022 में किन लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिजनेस के क्षेत्र में, ठीक है, जो अपना कारोबार करते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या, टाटा सेंस के चेयरमैन चंद्रशेखर, कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक कृष्णा और सुचित्रा कोविडशील्ड के निर्माता सीएम इंस्टीट्यूट संस्थापक पूनावाला को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। जगजीत सिंह और मुक्तामणि देवी रूपा कंपनी के राय अग्रवाल को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। देखिए, ये न्यूज़ आपको क्या बताती है कि जो बिजनेस के क्षेत्र में जो भी हैं उनको किस किस को अवार्ड, किस किस को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोवैक्सीन के हैं, कोवैक्सीन के हो गए, कोवैक्सीन के भारत बायोटेक हो गए, अल्फ़ाबेट गूगल के सीईओ हैं, और कोविडशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया। इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, जनरली भी आपको पता रहना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये भी आपकी न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया जाएगा सम्मानित। ये बिपिन रावत जी, अब हमारे बिपिन रावत सर अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बताया गया इस न्यूज़ में कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनरल रावत के पिछले साल निधन हो गया था। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। काफ़ी दुख की बात ये थी कि उस टाइम पे ये और इनकी वाइफ और काफ़ी जो लोग थे उसमें एरोप्लेन में, सब लोगों की डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। राधे श्याम जो है, उनके कल्याण सिंह के पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। ये काफ़ी गर्व की बात है कि जो बिपिन रावत जी हैं वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी अच्छी यादों के साथ हम लोग को जी रहे हैं। और काफ़ी गर्व की बात है, इन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। लेकिन अगर आज ये यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि उनको, बिपिन रावत सर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आप इसको नोट कर लेना, न्यूज़ को। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं अगले। देखिए, न्यूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब आती है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होते हैं आपकी सफलता के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आवश्यकता निधि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का प्रबंधन करता है? इसका आंसर होगा आर्थिक मामलों का विभाग। कौन सा विभाग होगा? आर्थिक मामलों का विभाग। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपसे विभाग पूछा गया है, कौन सा विभाग। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, बात करते हैं मैं आप इसको डिटेल्स में जानने की। भारत की अक्षमता निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के पास है। इस कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित किया जा सकता है और आपदाओं को संबंधित अप्रत्याशित व्यय के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने खर्चे के जो मानदंड है उसमें बदलाव किया है, जिससे कुल कोष 40% व्यय सचिव के नियंत्रण में रखा जा सकता है।
ये आपको न्यूज़ है जहाँ पे आपको बताया गया है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल्स में भी पता चल गया। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, बात मैं करंट की कर रही हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना। यहाँ पे एक वर्ड आया जैसे कोश, ठीक है, कोश 40% का व्यय। जो लोग इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं और अभी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रहे हैं, रजत सर की क्लास कंटिन्यू लेते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कोश क्या होता है। देखिए ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा है और इकोनॉमिक्स में ऐसे शब्द आते हैं कि राजकोष घाटा होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आप लोगों को पता रहने चाहिए। देखिए रजत सर क्लास देते हैं आपको, इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक है, तो आप उस क्लास को डेली अटेंड कीजिए, बिना वीडियो को स्किप किए देखिए। अगर आपने क्लास मिस कर रहे हैं आप तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ आप इतनी सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप डेली देखें, डेली वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इस छोटे छोटे शब्द को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, और तब इन छोटे छोटे शब्द को आप जान पाएंगे तो आप क्वेश्चन भी इजीली समझ पाएंगे। चलिए, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। असम के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम वेब के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा रतन टाटा। अब रतन टाटा क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसको डिटेल्स में जानेंगे तभी जान पाएंगे। असम सरकार उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के राज्य सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। राज्य असम विवेक असम सौरभ के असम गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया करेगा। असम सौरभ पुरस्कार ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन सहित 5 हस्तियों को प्रदान किया जाएगा। ये यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो ओलंपिक के विजेता हैं लवलीना है, उनके सहित 5 हस्तियों को भी प्रदान किया जाएगा रतन टाटा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमसे पूछा गया है कि हाल ही के खबरों में रहे आदिवासी ध्वज में कौन सा देश जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका क्यों आंसर आइए जानते हैं इसको भी डिटेल्स में, कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है ताकि इस प्रतीक को झगड़े से मुक्त किया जा सके। इसका उपयोग कर सकता है कौन? इसका उपयोग कर सकता है आदिवासी कलाकार। थॉमस ने क्या किया था कि 1971 में एक ब्रोद छवि के रूप में यह ध्वज बनाया था। किसकी छवि में बनाया था? ब्रोद छवि के रूप में ध्वज बनाया था। इसका उपयोग प्रमुख आदिवासी प्रतीक के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किया जाता है। अब कानूनी खतरों के डर के बिना किसी के भी द्वारा इस ध्वज का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इस न्यूज़ में आपको यही बताया गया है कि तब ये ध्वज बना था तो क्या था कि 1971 में एक ब्रोद की छवि में इस ध्वज को बनाया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें होता क्या था कि पहले तो क्या था कि आदिवासी व्यक्ति से इस आधिकारिक ध्वज का रूप में इसको उपयोग में लाया जाता था, इसको रूप में किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, क्या बिना कानूनी खतरों के डर के बिना इसके द्वारा इस ध्वज को किसी के भी द्वारा, ठीक है, ऑलमोस्ट किसी के भी द्वारा इस ध्वज को इस्तेमाल किया जा सकता है बिना डर के। और इसको आपको एक भी ध्यान रखना है कि ये कब आया था, इसको एक ब्रोद की छवि में लाया गया था। कब लाया गया था? 1971 में। कौन सी सरकार? ऑस्ट्रेलिया सरकार, इससे ऑस्ट्रेलिया देश जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑल रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा मेटा से आपको ध्यान होगा कि मेटा तो वही कंपनी है कि जो एक नया कंप्यूटर बनाने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उसी की नेक्स्ट अपडेट है कि फेसबुक के जो मेटा कंपनी है, कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि उनका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल मध्य तक इस दुनिया में सबसे तेज होगा। मेटा ने ऑल रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC पेश किया, जो वर्तमान में सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर में से एक है और 2022 के मध्य पूरी तरीके से निर्मित होने के बाद वो दुनिया का सबसे तेज होगा। देखिए इस न्यूज़ में आपको यही बताया गया है कि जो सुपर कंप्यूटर है जो अभी जल्दी ही ये लोग लेके आने वाले हैं, तो वो दुनिया में सबसे तेज होगा। तो ये न्यूज़ आपने नोट कर लेना। आपने फर्स्ट न्यूज़ इसकी नोट की होगी जो फर्स्ट अपडेट मैं लेके आई थी लास्ट वीडियो में। आपने नोट की होगी, मैंने आपसे बोला था ना कि इसके नीचे 2-3 लाइन का आप गैप छोड़ दिया करिए। तो आपने जो गैप उसको स्किप किया है तो आप उसी गैप में इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 5 समुद्री घास की प्रजाति होलोदुले
कि किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कैंसर। देखिए, इसको भी हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि जो शोधकर्ताओं को हाल ही में होलोदुली जो एक इथिल एसिटेट अंश में एक मजबूत कैंसर विरोधी गतिविधि के वैज्ञानिक प्रमाण पाए हैं। ये दक्षिण तमिलनाडु, याद रखना है, ये लाइन पे नोटिस करना है, ये दक्षिण तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली समुद्री घास की एक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है ये? यह दक्षिण तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक समुद्री घास की प्रजाति है। इसमें विभिन्न मानव कैंसर सेल लाइनों के खिलाफ प्रजातियों की गतिविधि मूल्यांकन किया, जिसमें घातक मेलेनोमा, फेफड़े, गर्भाशय, गीरवा, बहुत सारे इसमें कैंसर शामिल हैं। आपको देखिए, जो याद रखने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे याद रखेंगे कि दक्षिण तमिलनाडु ये रामेश्वरम क्षेत्र पर मतलब तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक समुद्री घास की क्या है, प्रजाति है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है, गर्भाशय है, मेलेनोमा है, तो उसमें कैंसर की स्थिति बनी रहती है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, आप लोग इसको जान लेना। ठीक है, हमारा जो करंट है वो कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, न्यूज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं और आपके 5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, पॉलीथीन का आप लोग यूज़ कम करिए, अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं कि पॉलीथीन का यूज़ कम से कम किया जाए। बहुत सारे प्रदूषण वगैरह जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करना है। कम से कम क्या करना है, धीरे धीरे इसको यूज़ ही करना बंद कर देना है। आप जो थैले होते हैं कपड़े वगैरह के, तो आप उसको यूज कीजिए, लेकिन पॉलीथीन का यूज़ कम से कम कीजिए और अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाइए कि पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें। इसकी क्या क्या नुकसान होते हैं वो अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। So thank you so much for watching this video. Thanks again.